बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा एंड यू आर वॉचिंग देवभूमि हिमाचल। तो अभी तक जो हमने एक लेक्चर सीरीज डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पे शुरू की थी, उसका आज हमारा ये 4th या 5th लेक्चर होने वाला है। अभी तक जो है हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिए है। देखिए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो प्राचीन काल में एक बहुत बड़ी रियासत रही है, तो उसके पीछे जो इतिहास है वो भी बहुत वास्ट है, इसलिए उसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए मैं वीडियो जो है 2 पार्ट्स में लेकर आई हूँ। अभी तक हमने देखा कि कांगड़ा जो रियासत थी, जो त्रिगर्त रियासत थी, उसकी जो कैपिटल है वो उस समय क्या रही, कोट रही। और त्रिगर्त का जो नाम है या फिर त्रिगर्त का जो इतिहास है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि आपके महाभारत में, पुराणों में और राजतरंगिणी में भी देखने को मिलता है। हमने ये देखा कि कांगड़ा की हिस्ट्री है ना, उसके सोर्सेज क्या क्या रहे, वो हमें कहाँ कहाँ से पता चलती है। तो हमने देखा कि आईने अकबरी, अबुल फजल की जो आईने अकबरी है उसमें भी जो है बिस्ट जालंधरा का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी में भी आपका वर्णन मिलता है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी बुक है उसमें भी उन्होंने जो कांगड़ा के लोग हैं उनको अयुद्धजीवी संघ कहकर पुकारा है। इस प्रकार हम अलग अलग सोर्सेज देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कांगड़ा का किला है वो किसने बनवाया, राजा सुशर्मा चंद्र ने, ठीक है, जो कि 234वें नंबर के राजा हुए। उसके बाद हमने देखा कि कांगड़ा के प्रथम राजा कौन हुए, भूमाचंद्र हुए। और किस प्रकार जो है जो मुस्लिम इन्वेडर्स है वो आपके कांगड़ा आते हैं और कांगड़ा किले को जो है उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने कांगड़ा किले को अपने आधिपत्य में ले लिया था और ज्वालामुखी में जो है उन्होंने भयंकर लूटपाट मचाई थी। और जो 1300 आपके संस्कृत ग्रंथ थे उनको अपने साथ वो ले गया था और बाद में जो है उनका फारसी में अनुवाद करवाया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम इन्वेडर्स के बाद जो है आपके मुगल आए और मुगलों ने जो है कांगड़ा पर अधिकार करने का, आधिपत्य करने का जो है भरसक प्रयास किया। और अंत में जो है 1620 में जाकर वो इसमें कामयाब भी हुए, जब जहांगीर का शासनकाल था। और जहांगीर जो है कांगड़ा के भ्रमण पर भी आया था नूरजहां के साथ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिमों के हाथ से निकलकर कांगड़ा जो है अब मुगलों के हाथ में चला गया है। देखिए, कांगड़ा की जो हिस्ट्री है ना वो आपको इस तरह से डिवाइड करनी है कि पहले कांगड़ा का मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे उनके साथ क्या रिलेशनशिप रहा, उसके बाद मुगलों के साथ जो है कांगड़ा का क्या रिलेशनशिप रहा, और आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे सिख आए और सिखों ने भी जो है कांगड़ा किले को अपने अधिकार में लिया। फिर कांगड़ा के राजा थे, कटोच वंशीय राजा थे, उनके साथ जो है कांगड़ा का रिलेशन कैसा रहा। इस प्रकार जो है हम कांगड़ा को डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो है मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में पढ़ लिया है और हमने मुगलों के बारे में भी पढ़ लिया है कि अब जो है कांगड़ा का जो किला है वो राजा हरिश्चंद्र द्वितीय के समय में मुगलों के हाथों में चला गया था और जहांगीर ने जो है अपना आधिपत्य कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने मियाँ चंद्रभान चंद्रा के बारे में पढ़ा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि वो औरंगजेब के समकालीन थे और जिस चोटी पर जाकर वो चढ़ गए थे उसका नाम जो है चंद्रभान का टीला नाम दिया गया और आज भी उसका नाम चंद्रभान का टीला ही है। और अब हम पहुंचे थे राजा विजय चंद्रा के पास। देखिए, विजय चंद्रा जो राजा है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए, बस उन्होंने ब्यास नदी के किनारे जो है बीजापुर नामक जो नगर बसाया। अब हम देखेंगे कि भीमचंद के समय में जम्मू के राजा ने जो है उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और भीमचंद्र जो है वो गुरु गोविंद के समकालीन थे। औरंगजेब के साथ जो है इनके अच्छे संबंध थे और औरंगजेब ने इनको दीवान की उपाधि से सम्मानित किया था। बीजापुर में इन्होंने एक मंदिर और किला भी बनाया, जो वही बीजापुर नगर जो कि आपके राजा विजय चंद्र ने बसाया था। ठीक है, फिर आपके आते हैं आलमचंद। आलमचंद ने है सुजानपुर के समीप जो है आलमपुर नगर की स्थापना की और इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट ऐसी हिस्ट्री हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर आपके आते हैं हमीरचंद्र। हमीरचंद्र जो है इनके बारे में हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जब हम कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो कांगड़ा के कटोच वंशीय राजा हुए उनमें से जो हमीरचंद थे उन्होंने जो है हमीर किले का निर्माण किया, जिसके नाम पर जो है हमीरपुर का जो नाम है वो हमीरपुर पड़ा। ठीक है, तो हमीरचंद का जो यहाँ पे वर्णन है वो यही मिलता है कि इन्होंने हमीरपुर के नज़दीक एक किले का निर्माण किया था और इसलिए जो हमीरपुर का नाम है हमीरपुर पड़ा। पहले जो है ये एक कांगड़ा का ही हिस्सा था। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो बहुत लंबा रहा, इन्होंने 47 वर्ष तक जो है वो शासन किया।
फिर आते हैं आपके राजा अभयचंद। राजा अभयचंद के बारे में भी हमने देखा था कि जो आपका सुजानपुर टिहरा है हमीरपुर में, उसमें जो सुजानपुर टिहरा की जो स्थापना है वो अभयचंद ने की थी। सुजानपुर टिहरा में जो किला है वो राजा अभयचंद ने बनाया था, ठीक है। फिर आते हैं आपके राजा घमंडचंद। देखिए राजा घमंडचंद के समय में क्या हुआ, राजा घमंडचंद के समय में नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ, मराठों ने भी आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ। और ये सब किसके काल में हुआ, राजा घमंडचंद के काल में। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जब नादिर शाह ने जो है भारत पर अटैक किया था तो उस समय जो है कांगड़ा के राजा कौन थे, तो उस समय कांगड़ा के राजा थे आपके राजा घमंडचंद, ठीक है। फिर आते हैं कि फिर हम देखते हैं कि केवल कांगड़ा किले को छोड़कर जो है राजा घमंडचंद जो है बहुत ही साहसी राजा हुए। इन्होंने जो है गुलेर, जसुआ, सिब्बा, दतारपुर इन सब पर जो है अपना अधिकार कर लिया, लेकिन कांगड़ा किले पर ही ये अपना अधिकार नहीं कर पाए क्योंकि वो मुगल जो नवाब थे सैफ अली खान उनके अधिकार में था, ठीक है। और 1761 में सुजानपुर नगर बसाया इन्होंने, ब्यास नदी के किनारे इन्होंने सुजानपुर नगर बसाया और इसे जो है टिहरा सुजानपुर का नाम देकर जो है राजा घमंडचंद ने अपनी राजधानी बनाया। फिर 1774 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजा बनते हैं तेगचंद। लेकिन तेगचंद के बारे में कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। इनका जो शासनकाल है वो 1 वर्ष का रहा। उसके बाद राजा बनते हैं राजा संसारचंद। देखिए संसारचंद जो है ना, संसारचंद कांगड़ा के इतिहास में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उनके शासनकाल में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार जो है मुगलों से जो कांगड़ा का किला है वो छुड़वाया और फिर कांगड़ा के किले पर जो है सिखों का आधिपत्य हो गया और फिर किस प्रकार उन्होंने सिखों के आधिपत्य से जो है कांगड़ा के किले को अपने अधिकार में लिया, ठीक है। तो संसारचंद बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए, इनके बारे में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और अगर आपको याद नहीं रहती है चीज़ें तो प्लीज़ एक कॉपी पेन ले लीजिए और चीज़ें नोट करते जाइए क्योंकि राजा संसारचंद से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए और इनका शासनकाल जो है 1775 से लेकर 1824 तक रहा। काफ़ी लंबा शासनकाल था, इन्होंने काफ़ी शासन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुगल किलेदार जो सैफ अली खान थे, मैंने आपको बताया राजा घमंडचंद के समय में संसारचंद ने जो है मुगलों से किला वापस लेने के उद्देश्य से सिख सरदार जो जय सिंह कन्हैया थे उनसे सहायता मांगी और उनको कहा कि भाई आप आइए और कांगड़ा किले पर जो है आप अटैक कीजिए क्योंकि वो मुगलों के शासन आधिपत्य में था, ठीक है। और 1781-82 में जो है उन्होंने किले पर घेरा डाला और 1785 ईस्वी में जो किला है वो मुगलों के हाथों से छूटकर जो है अब सिखों के हाथों में आ गया। तो 4 वर्षों तक जो है कांगड़ा किले पर सिखों का आधिपत्य रहा। इसी बीच में क्या हुआ कि जो मान सिंह सुकरेचिया थे और जो जय सिंह कन्हैया थे उनके बीच में जो है लूट माल के बंटवारे को लेकर जो है लड़ाई हो गई, ठीक है। जो लूट का सामान है उसको वो आपस में बांटते थे, तो इस बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया जय सिंह कन्हैया और मान सिंह सुकरेचिया के बीच में। और इस मौके का फायदा उठाकर जो है राजा संसारचंद ने मान सिंह की सहायता की और जो किला है वो सिखों के आधिपत्य से अब किसके हाथों में आ गया, राजा संसारचंद के हाथों में आ गया। इन्होंने मंडी, सुकेत, बिलासपुर, नालागढ़, हिंडूर जो है वो नालागढ़ का प्राचीन नाम है, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। और जो मंडी का राजा था ईश्वरी सेन उसको जो है नादौन में 12 वर्षों तक जो है बंदी बनाकर रखा राजा संसारचंद ने, ठीक है। वो महानचंद राजा बिलासपुर के, उन्होंने जो है कांगड़ा के खिलाफ राजा संसारचंद के खिलाफ जो है गोरखों को आमंत्रित किया और गोरखे जो है आपके 1805 में नेपाल से आए और उनके और राजा संसारचंद के बीच जो है नादौन की जो भोरंज तहसील है उसमें महल मोरिया स्थान पर जो है महल मोरिया का युद्ध हुआ, जिसमें जो है राजा संसारचंद की हार हुई और गोरखे जो है वो जीत गए। और उन्होंने जो मंडी का राजा ईश्वरी सेन था जिसको 12 वर्षों तक राजा संसारचंद ने बंदी बनाकर रखा था, उसको भी गोरखों ने वहां से मुक्त कर दिया, ठीक है। और इसमें जो है एक गुलाम मोइनुद्दीन का नाम आपको देखने को मिलता है जिनकी पुस्तक है तारीख ए पंजाब। तो गुलाम मोइनुद्दीन ने लिखा है कि राजा संसारचंद जो है वो बहादुरी में हातिम और उदारता में उस काल का रुस्तम था। देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि स्टेटमेंट दे दी होगी कि किसने जो है राजा संसारचंद को बहादुरी में हातिम और उदारता में उस काल का रुस्तम कहा है, तो आपका आंसर होगा गुलाम मोइनुद्दीन, ओके।
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इनके शासनकाल में घटना हुई वो ये भी थी कि जो आपकी कहलूर रियासत थी, जो आपका वर्तमान में बिलासपुर है, उसमें सतलुज नदी के जो दाहिने किनारे पर जो है इन्होंने आक्रमण किया और जो वहाँ पे झांझर धार थी उस पर जो है एक किला बनवाया, जिस किले का नाम जो है छातीपुर किला इन्होंने रखा। ठीक है, उस समय बिलासपुर में रानी नगरी देवी का शासन था, क्योंकि उनके पुत्र जो महान चंद थे वो जो है अल्पवयस्क थे। इसी का बदला लेने के लिए महान चंद ने बाद में गोरखों से सहायता लेकर उन्हें कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। फिर हम देखते हैं कि राजा की 1805 में गोरखों के कमांडर अमर सिंह थापा के नेतृत्व में उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया। इसमें राजा संसारचंद की हार हुई। राजा संसारचंद को जो है कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी और जो वर्षों तक जो है गोरखों ने कांगड़ा किले पर घेरा डालकर रखा। बाद में 1809 ईस्वी में जो संसारचंद है उनको सिखों के जो सरदार थे राजा रणजीत सिंह, उनसे जो है हेल्प मांगनी पड़ी और वो उस समय ज्वालामुखी में दर्शन के लिए आए थे। तो राजा संसारचंद जो है जैसे तैसे राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचे और उनसे जो है गोरखों के खिलाफ सहायता मांगी। राजा रणजीत सिंह ने जो है एक संधि कर ली संसारचंद के साथ 1809 में, जिसे हम ज्वालामुखी की संधि के नाम से जानते हैं। और उस संधि की शर्तें जो थी वो ये थी कि जीतने के बाद जो है कांगड़ा का किला जो है वो राजा रणजीत सिंह को मिलना चाहिए, और कुछ गांव भी थे, 66 गांव जो थे आपके इसमें, वो भी बाद में जो है राजा रणजीत सिंह को मिले थे। तो बाद में रणजीत सिंह ने जो है राजा संसारचंद को गोरखों के अटैक से बचाया और बदले में जो है राजा संसारचंद ने कांगड़ा का किला और जो 66 गांव थे कांगड़ा के वो राजा रणजीत सिंह को संधि के अनुसार दे दिए। फिर हम देखते हैं कि रणजीत सिंह ने जो है देसा सिंह मजीठिया को किले का सूबेदार या फिर किलेदार आप कह सकते हैं नियुक्त किया। और संसारचंद ने जो है अपनी सुरक्षा के लिए 2 फौजी टुकड़ियां भी रखी थी, जिनकी जो कमांड है वो यूरोपियन अफसरों के अधीन थी। संसारचंद का जो शासनकाल था उसको जो है राजपूत शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके कार्यकाल में जो है 2 अंग्रेज यात्री जॉर्ज फॉस्टर और विलियम मूरक्राफ्ट ये भी कांगड़ा में आए थे। विलियम मूरक्राफ्ट ने लिखा है कि संसारचंद की सेना में 2 यूरोपियन यात्री भी थे। संसारचंद ने मूरक्राफ्ट की हैट के साथ जो है अपनी जो पगड़ी है उसकी अदला बदली की थी, और कहते हैं कि उन्होंने मूरक्राफ्ट को जो है वो अपना धर्म भाई बना लिया था और बदले में एक जागीर भी भेंट की थी। 1824 में राजा संसारचंद की मृत्यु हो जाती है और कांगड़ा का किला जो है वो रणजीत सिंह के पास चले जाने के बाद संसारचंद ने जो अपने बाकी का समय है जो अपने जीवन काल का वो सुजानपुर टेहरा में बिताया। ठीक है, और राजा संसारचंद की जो मृत्यु है ये एक असंतुष्ट राजा के रूप में हुई। तो ये थे आपके राजा संसारचंद और बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे। उसके बाद आते हैं आपके राजा अनिरुद्ध चंद। राजा अनिरुद्ध चंद ने क्या किया, अपनी बहनों का जो विवाह है वो टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह से करवा दिया, और शिमला के पास जो भागल रियासत की राजधानी है अर्की, वहां पर जो है अनिरुद्ध चंद रहे। अनिरुद्ध चंद की जो है 1831 में मृत्यु हो जाती है, और 1851 में जो आपके प्रमोद चंद राजा हुए उनकी मृत्यु के बाद कटोच वंश का जो राज्य है वो उसका सूर्यास्त हो गया। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है 1846 में और लाहौर संधि के अनुसार जो कांगड़ा है वो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष अधिकार में आ गया था। देखिए, अभी तक हमने देखा कि मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने कांगड़ा को इन्वेड किया। उसके बाद हमने देखा फिरोज शाह तुगलक आया। उसके बाद जो कांगड़ा का किला है वो मुगलों के आधिपत्य में चला गया। उसके बाद राखों के आधिपत्य में चला गया। फिर सिखों से जो है कांगड़ा का किला संसारचंद के पास गया, और संसारचंद के बाद जो है फिर से कांगड़ा किले पर जो है वो सिखों का आधिपत्य हो गया। और अब हम देख रहे हैं कि 1846 में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1846 में, उस समय जो है कांगड़ा का किला जो है अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। और जो 1851 में प्रमोद चंद की मृत्यु के बाद जो है कटोच वंश के जो राज्य था, कटोच वंशीय राज्य, उसका जो है सूर्यास्त हो गया था। आगे चलकर हम देखेंगे कि कांगड़ा जो राज्य है उसमें से बहुत सारी शाखाएं विभक्त हो गई, और उन्होंने जो है अपनी अलग अलग रियासतें बना ली, और अलग अलग राजा जो हुए उन्होंने वहाँ पर रूल करना शुरू किया। तो उसमें हम देखेंगे कि जसवां, गुलेर, सिब्बा, दतारपुर, नूरपुर, कुटलैहड़, बड़ा बंगाल, और ये सभी रियासतें जो है वर्तमान में कांगड़ा जिले का ही हिस्सा हैं।
उस समय भी जो है ये सारी रियासतें जो है कांगड़ा का ही हिस्सा थी, लेकिन ये अलग होकर जो है इन्होंने अपनी अलग रियासतें बना ली थी और अलग अलग जो रूलर हुए उन्होंने रूल किया। बट इसमें जसवां रियासत जो है उसमें आपको सिर्फ जसवां रियासत जो है वो कांगड़ा राज्य से अलग होने वाली पहली रियासत थी, जिसकी जो स्थापना है वो पूरव चंद ने 1170 ईस्वी में की। जसवां की जो राजधानी है वो राजपुर रही और कटोच से बदलकर जो है इन्होंने अपने सरनेम के साथ जो है वो जसवाल लगाना शुरू किया, जसवाल। ओके, फिर हम देखेंगे कि वर्तमान में जो जसवां रियासत है वर्तमान में ये ऊना जिला का भाग है। फिर हम देखते हैं गुलेर रियासत। देखिए गुलेर रियासत थोड़ी इंपॉर्टेंट है। गुलेर रियासत जो है ये भी कांगड़ा से ही अलग हुई थी और ये कांगड़ा से अलग होने वाली दूसरी रियासत थी। इसमें हमने कांगड़ा की हिस्ट्री जब हम कर रहे थे तब हमने देखा था कि कैसे जो राजा हरिचंद्र थे उन्होंने 1405 में जो है गुलेर राज्य की स्थापना कर दी थी। वो जो है ना हटसर की और अखेट खेलने के लिए गए थे, शिकार खेलने के लिए गए थे। वहाँ पे जो है वो एक कुएं में गिर गए और लोगों को लगा कि जो राजा है उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी जो रानियां थी वो भी सती हो गई, जबकि जो राजा थे वो जिंदा थे और कुएं में गिरे हुए थे। और बाद में जब 7 दिन के बाद उनको कुएं में से निकाला गया तो जब वो कांगड़ा वापस लौटे तो उनके जो भाई थे धर्मचंद्रा उनको जो है राजा मान लिया गया था। तो हरिचंद्रा ने फिर उनको डिस्टर्ब नहीं किया और वो जो है बाणगंगा नदी के किनारे जो है एक पहाड़ी पर उन्होंने हरिपुर का किला बनाया और हरिपुर नगर से जो है वहाँ पे एक शहर बसाया। बाद में जो है इसका नाम जो है गुलेर रियासत रखा गया और इनकी जो राजधानी थी वो हरिपुर नगर को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। भूप सिंह जो है वो गुलेर के अंतिम राजा हुए और गुलेर जो है भूप सिंह के शासनकाल में संसार चंद के हाथों में आ गया था। ठीक है, और 1811 ईस्वी में जो है सिखों ने रणजीत सिंह ने गुलेर पर जो है अपना आधिपत्य कर लिया था और रणजीत सिंह ने जो है भूप सिंह को बाबा कहकर पुकारते थे। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है इस प्रकार से कि भूप सिंह जो राजा थे उनको कौन जो है बाबा कहकर पुकारते थे, तो आपके रणजीत सिंह ने जो है भूप सिंह को बाबा कहकर पुकारा था। और भूप सिंह ने जो है गोरखों के युद्ध में गोरखों का साथ दिया था, राजा संसार चंद का साथ नहीं दिया था। 1846 में गुलेर भी अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गई थी। फिर आपकी रियासत आती है सिब्बा रियासत। सिब्बा जो है वो गुलेर से अलग होकर जो है शिवराम चंद ने या फिर आप स्वर्ण चंद या सिवर्ण चंद भी इनको कहा जाता है, इन्होंने सिब्बा रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, और अंतिम जो राजा है वो आपके राजा राम सिंह हुए। कहा जाता है कि 1622 ईस्वी में जब नूरजहां बेगम जहांगीर के साथ अपने पिता को लेकर इत्माद उद दौला को लेकर जब कांगड़ा आई थी, नूरपुर का जो भ्रमण भी किया था उन्होंने, उस समय जो है वो सिब्बा के बहलून गांव में ठहरे थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि जो नूरजहां है या फिर उनके पिता जो इत्माद उद दौला थे उन्होंने जो है कहाँ पर शरण ली थी या वो कहाँ पर ठहरे थे, तो वो आपके सिब्बा के बहलून गाँव में ठहरे थे। फिर आती है दतारपुर रियासत। देखिए दतारपुर के जो राजा थे वो भले ही कटोच वंशीय थे, लेकिन उन्होंने जो है अपना सरनेम चेंज करके ढडवाल रखा और सिब्बा से अलग होकर जो है 1550 ईस्वी में दतार चंद ने दतारपुर राज्य की जो है वो स्थापना की थी और अंतिम राजा जो है वो ज्ञानेंद्र चंद जो है दतारपुर रियासत के अंतिम राजा हुए। देखिए ये छोटी छोटी रियासतें जो कांगड़ा से अलग होकर निकली थी, ठीक है, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनकी स्थापना किसने की और अंतिम राजा कौन हुए। ठीक है, और या फिर कोई इंपॉर्टेंट घटना जो इनके काल में हुई है, किसी राजा के शासनकाल में हुई है, तो वो आपको याद रखना है। बाकी आपको इसमें सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आती है आपकी नूरपुर रियासत। नूरपुर रियासत भी जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रियासत है। इसका प्राचीन नाम जो है वो धमेरी था। ये हमने जो है पहले भी डिस्कस किया हुआ है आई थिंक। तो प्राचीन नाम नूरपुर का धमेरी था और राजा जगत सिंह ने जो है मुगलों के सम्मान में धमेरी का नाम जो है चेंज करके नूरपुर रख दिया था, जब जहांगीर जो है नूरजहां के साथ नूरपुर या कांगड़ा के भ्रमण पर आए थे। उस समय जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख दिया था। ठीक, और इनकी जो राजधानी थी वो पठानकोट थी और संस्थापक जो था नूरपुर रियासत का वो था आपका जीतपाल, या फिर कहीं कहीं इनका नाम जो है जेठपाल या जेतपाल भी आपको देखने को मिलता है। ये जो है दिल्ली के तोमर वंश के राजा का छोटा भाई था। देखिए फिर आपके इंपॉर्टेंट राजा हुए राजा वासदेव। वासदेव जो है ये पहाड़ीमल के पुत्र थे और अकबरनामा में जो है इनका उल्लेख राजा वासु के नाम से मिलता है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी पठानकोट वहाँ से जो है राजधानी स्थानांतरित करके धमेरी कर दी। ठीक है,
ये इनके शासनकाल में इंपॉर्टेंट घटना हुई। और इन्होंने माओकोट में जो है एक दुर्ग का निर्माण किया, एक किले का निर्माण किया। और कांगड़ा के राजा जो विधि चंद्र थे, उनके नेतृत्व में 13 राजाओं ने मिलकर जो है मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसमें वासु ने भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने नूरपुर किले का निर्माण करवाया, रावी नदी से पठानकोट तक जो है वो नहरें खुदवाई और एक आमों का बाग भी लगवाया, जिसे आज राजा का बाग नाम से जाना जाता है। फिर आपके इम्पोर्टेंट राजा हुए राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह के बारे में हमने पढ़ा है कि उन्होंने धमेरी का नाम जो है चेंज करके नूरपुर रख दिया था। इन्होंने राजा जनार्दन को मारकर जो है चंबा पर 20 वर्षों तक राज किया और तारागढ़ किले का जो निर्माण है वो भी राजा जगत सिंह ने ही करवाया था। और जगत सिंह जो थे, इन्होंने नूरजहां को जो है बेटी कहकर पुकारा था। तो क्वेश्चन कई बार इस तरह से बन जाता है कि किसने नूरजहां को बेटी कहकर पुकारा था। तो आप याद रखेंगे कि वो नूरपुर के राजा हुए राजा जगत सिंह, जिन्होंने नूरपुर का नाम जो है धमेरी से चेंज करके नूरपुर रखा। तो ये थी आपकी जो त्रिगर्त रियासत है, या कांगड़ा हम कहें, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो इतिहास है। तो ये मैंने आपको 2 पार्ट्स में कवर करवा दिया है। अगर आपको मेरे नोट्स की जो है PDF चाहिए, या फिर आपके कोई और क्वेश्चंस है, कोई और क्वेरीज है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं nishablp09@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। जितना मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। देखिए, मेरा मेन मोटिव जो है वो जो HP टैट के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प करना जो है मेरा मेन मोटिव है इन वीडियोज़ का। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास गाइडेंस अच्छी नहीं होती है, या फिर हम जो है पेपर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ये सोचिए कि आप कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ HP टैट ही देना है, आपने TGT कमीशन की भी तो तैयारी करनी है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। और मेरा मेन मोटिव जो है वो B.Ed के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करना है कि वो HP टैट जो है वो ईजिली क्रैक कर सकें। तो आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कोई PDF चाहिए या आपको किसी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए। तो मैं जितना मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये थी आपकी कांगड़ा रियासत। और अगली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रहेगी वो रहेगी कुल्लू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी HP टैट की या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और प्लीज़ यार, मुझे फीडबैक देना मत भूला कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है, आपका जो फीडबैक है, वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और नई वीडियोस लेकर आऊँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।